दोस्तों, हमारा सूरज ना सिर्फ सोलर सिस्टम का सेंटर है बल्कि हमारी धरती पर जिंदगी के लिए बेहद जरूरी भी है। सूरज से मिलने वाली एनर्जी ही धरती पर चलने वाली अनगिनत प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। हमारा सूरज केवल एक सेकंड में 3.8 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब 380 सेप्टिलियन जूल एनर्जी को सिर्फ एक सेकंड में हमारा सूरज रिलीज कर देता है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर मैं पूरी दुनिया के सभी देशों का एक साल का एनर्जी कंजम्पशन मिला दूं और धरती पर होने वाली लिटरली सारी प्रोसेसेस का एनर्जी कंजम्पशन भी उसमें ऐड कर दूं, तो ये नंबर एक साल के लिए कुछ 5 इंटू 10⁻20 जूल ही होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो धरती के बनने से लेकर अब तक का हमारा एनर्जी कंजम्पशन सूरज के द्वारा एक सेकंड में रिलीज की गई एनर्जी के बराबर भी नहीं निकलेगा। हमारे सूरज का एज करीब 460 करोड़ साल है और वैज्ञानिकों के माने तो हमारे सूरज के साइज के किसी भी स्टार का औसतन एज करीब 1000 करोड़ साल हो सकता है। इसके बाद इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उसकी कोर अपने आप में ही कोलैप्स होकर एक व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल बना लेती है। जी हाँ, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वैज्ञानिक अभी तक ब्लैक होल के फॉर्मेशन का असल रीजन नहीं जान सके हैं, लेकिन किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद उसका ब्लैक होल में बदल जाना, ये ब्लैक होल के बनने के पीछे की एक थ्योरी कही जाती है। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सूरज की जगह कोई ब्लैक होल होता तो इसका हमारे लाइफ पर क्या असर पड़ता? क्या ऐसे में हम इंसान जिंदा रह पाते? क्या एक ब्लैक होल के चारों ओर जिंदगी की संभावना है? और क्या एक ब्लैक होल हमारे कुछ काम भी आ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, ब्लैक होल्स को हमेशा से ही बहुत ही डरावने ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिखाया जाता है। अब चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर हॉलीवुड की मूवीज हो, आपने यही सुना होगा कि ब्लैक होल अपने इनफाइनाइटली हाई ग्रेविटेशनल फोर्स से आसपास तो क्या दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक गैलेक्सी में कम से कम एक सुपरमैसिव ब्लैक होल तो होता ही है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल उस गैलेक्सी का सेंटर बनाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक बहुत ही विशालकाय एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है जो हजारों लाइट ईयर्स में फैला हुआ होता है। ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस डस्ट और रेडिएशन के क्लाउड का बना होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। अगर बात करें हमारे मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की, तो इसका एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस 3200 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और ये वो एरिया होता है जहां पर किसी भी प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ की रेडिएशन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये एक ऐसा डेड जोन माना जाता है जहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म डेवलप नहीं हो सकता है। लेकिन हाल ही में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर मानसवी लिंगम ने ब्लैक होल्स पर की गई स्टडीज से कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मानसवी लिंगम ने कॉमन बिलीफ से हटकर ब्लैक होल्स के बारे में एक अलग ही थ्योरी दी है जो इनको काफी पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करती है। उनके अनुसार अगर कोई ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार के साइज का है और उसकी डेंसिटी धरती की डेंसिटी के कम से कम बराबर है, तो उसके सिर्फ 140 लाइट ईयर्स दूर से लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यही नहीं, वहां पर मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस प्लैनेट पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उनसे प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए जैसे सब्सटेंसेस को बनाने में भी हेल्प कर सकती है। यहाँ तक कि ये रेडिएशन प्लांट्स को अपना खाना बनाने में मदद करने वाली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए भी मददगार हो सकती है। हमारी धरती पर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का सामना कर सकते हैं। अगर हम इन सभी चीजों को सच माने और एक साथ जोड़कर देखें तो हो सकता है कि ब्लैक होल्स के पास के कई सारे प्लैनेट्स पर अभी भी माइक्रोबायल लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन क्या हम इंसानों के लिए किसी ब्लैक होल के पास लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी है? अब चलिए मान लेते हैं कि एक दिन हमारे सूरज की जगह पर सूरज की साइज का ही एक ब्लैक होल आ जाता है।
ऐसा होने के लिए तो सबसे पहले हमारे सूरज को ब्लैक होल में बदलना होगा और ऐसा करने के लिए सबसे पहली स्टेप है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकलने वाली हीट रेडिएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर हमारे सूरज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इसकी रेडिएशन के कारण यहाँ से कम 50 लाइट ईयर्स दूर तक इसका असर देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं बचने वाला। और वैसे भी हमारी धरती तो सूरज के काफी नजदीक है। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद भी धरती बच जाती है और यहाँ पर रहने वाले जीव भी बच जाते हैं। इसके बाद हमारा सूरज धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बनता है तो इसका डायामीटर कुछ 6 किलोमीटर का ही बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर तो सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट्स जो सूरज को ऑर्बिट कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे और सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाएंगे। ऐसा होने के चांसेस काफी कम हैं क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होता है और इस छोटे से ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तो होगा ही कि वो हमारे इनर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को स्टेबल रख सके। पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल के बनने का मतलब है कि अब हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलने वाली और सारा सोलर सिस्टम अंधेरे में समा जाने वाला है। हमारा सूरज हमें सिर्फ रोशनी ही नहीं देता बल्कि ये हमारी धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी है। सूरज के साइज के स्टार से बनने वाले ब्लैक होल से जितनी एनर्जी निकलेगी उसमें से धरती पर सिर्फ 900 जूल पर सेकेंड की एनर्जी ही पहुंचेगी। इतनी कम एनर्जी के कारण धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन रुक जाएगी और वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। हम इंसान और दूसरे जानवर धरती पर मौजूद दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ दिनों तक तो जिंदा रह लेंगे, लेकिन फिर हमारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। अगर बात करें समुद्र में रहने वाले जीवों की तो वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा समय तक सरवाइव कर लेंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समय तक जो जीव जिंदा रह सकेंगे वो है जमीन के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया। ये जीव उस कंडीशन में भी अपने आप को ढाल सकते हैं और यही कारण है कि वो वैसी कंडीशन में भी कई हजार सालों तक रह पाएंगे। इतनी कम एनर्जी के कारण हमारी धरती बर्फ के गोले में बदल जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हम सूरज के हैबिटेबल जोन में रहते हैं, लेकिन ब्लैक होल की छोटी साइज के कारण हम उसके हैबिटेबल जोन में नहीं रह पाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि हमें प्लैनेट मरकरी पर कुछ चेंजेस देखने को मिले और वो हैबिटेबल बनने लगे, लेकिन ऐसा होने में भी कई करोड़ सालों का समय लगेगा। अगर हम अपने सूरज से 1000 गुना ज्यादा बड़े ब्लैक होल के पास भी रहे तो भी वो हमें इतनी एनर्जी मुहैया नहीं करा सकती जिससे कि हम सब जिंदा रह सके। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन ये है कि हम इंसान वो दिन आने के पहले ही अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। हमें एक ऐसे ग्रह की खोज करनी होगी जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज तो हो ही, इसके साथ उस सोलर सिस्टम का सूरज भी काफी यंग होना चाहिए जिससे कि यहाँ के मुकाबले हम वहां पर कुछ करोड़ साल तक ज्यादा सरवाइव कर सके। वेट ए मिनट, यहाँ आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक ना एक दिन इस यूनिवर्स के सारे स्टार्स तो ब्लैक होल बन ही जाएंगे। इसका मतलब या तो यूनिवर्स में जिंदगी का वही अंत हो जाएगा या फिर हमें जीने के लिए ब्लैक होल के पास रहते हुए जीना सीखना होगा। लेकिन यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे कंडीशन कुछ हजार, कुछ लाख या कुछ करोड़ साल बाद नहीं बल्कि एक गूगल साल बाद ही बनेगी। 1 गूगल ईयर मतलब कि 10⁻100 ईयर्स। और तब तक अगर कोई लाइफ फॉर्म्स बच पाएगी तो वो इतनी ज्यादा एडवांस तो जरूर हो जाएंगे कि वो इससे निपट ही लेंगे। वीडियो के एंड में मैं जरा उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इंसानों की स्पेस एक्सप्लोरेशन और दूसरे ग्रहों पर जिंदगी बसाने की कोशिशों पर सवाल उठाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम चांद और मंगल ग्रह पर लाइफ कंडीशंस को बनाने के लिए इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? अगर हम यही पैसा धरती को डेवलप करने में और यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने में खर्च करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता?
मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि हमें अपनी धरती को बर्बाद होने से बचाने की जरूरत है, लेकिन आज नहीं तो आने वाले सालों में ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो धरती को बर्बाद कर देगा। ऐसे में अगर हमें ह्यूमैनिटी को सलामत रखना है तो हमें आज से ही एफर्ट्स करने होंगे। बाकी अगर आप ये डिसाइड कर ले कि हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में क्यों सोचे, तो भाई आपके सोचे बिना तो फ्यूचर की जनरेशन तो आ ही नहीं सकती। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद कर। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ और अपने मनपसंद के टी शर्ट्स खरीद लो, जो कि खास तौर पर आपके लिए ही डिजाइन की गई है। जल्दी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।